वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हो कि कॉलेज में लेक्चरर की एक पोस्ट आ गई है और लाइब्रेरियन की पोस्ट जिसका आपको इंतज़ार है वो आने वाली है। तो कॉलेज लाइब्रेरियन और लेक्चरर के लेवल के कुछ क्वेश्चंस की श्रृंखला को लेकर हम लोग आपके सामने आए हैं। तो आप इससे पहले कि मैं कोई आपको स्टार्ट करूं, ये आप इसको शेयर कर दीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेज लेक्चरर से रिलेटेड चाहिए, वो मैं आपको बाद में दूंगी। कॉलेज लाइब्रेरियन या लेक्चरर की जो वैकेंसी आई है, आपको मैं बता दूं कि सिलेबस आपका सेम ही रहने वाला है, चाहे आप कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए अपेयर हो या कॉलेज लेक्चरर के लिए। सिलेबस आपका सेम रहने वाला है और सिलेबस में यूनिट है 10 और 10 यूनिट को कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम लोगों ने ये 10 यूनिट है वो पूरी की पूरी डिस्क्रिप्टिव है, थ्योरी है, उससे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस उठाकर हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो इसकी पहला ये कड़ी आप मान लीजिए कि पहली क्लास है। बाकी आप जो डिटेल आपको चाहिए वो एप्लीकेशन में मिल सकती है। तो हम ये स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये आपकी 3-4 दिन से क्लास शेड्यूल थी और हो नहीं पा रही थी, इसलिए मुझे आज ये क्लास लेनी ही पड़ी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये क्लास। तो मैंने जैसा कि आपको बताया है कि ये जो आपकी क्लास है ये ना केवल अगर आप कॉलेज लाइब्रेरियन या लेक्चरर के क्वेश्चंस देख रहे हो तो आपकी सेकंड थर्ड ग्रेड तो अपने आप ही तैयारी हो जाती है। इसमें केवीएस एनवीएस आदि की भी तैयारी हो जाएगी और बाकी मैं आपको वीडियो में आकर किसी दिन एक्स्ट्रा बता दूंगी। आज मैं स्टार्ट कर लेती हूँ अपना क्वेश्चंस। चलिए बताइए, एक कर्मचारी का आवधिक मूल्यांकन किसके माध्यम से किया जाता है? एक कर्मचारी का आवधिक मूल्यांकन किसके माध्यम से किया जाता है? मतलब एक जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, कुछ समय बाद में हम उसका मूल्यांकन करेंगे कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये किसके माध्यम से किया जाएगा? मैनेजमेंट यूनिट का क्वेश्चन है, हर स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है। आप ऐसा ना सोचें कि आप ये कॉलेज लाइब्रेरियन का देखकर आप सोचें कि कॉलेज लाइब्रेरियन ये, बल्कि जो राजस्थान लाइब्रेरियन के भी सेकंड थर्ड ग्रेड के बच्चे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए या आपके केवीएस एनवीएस से रिलेटेड बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कर्मचारी का मूल्यांकन जॉब रोटेशन, यानी उसको परिवर्तित कर रहे जॉब, आज उसको क्लासिफिकेशन दे दिया फिर उसको कैटलॉगिंग दे दिया, या परफॉर्मेंस अप्रेजल से उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, या उसको रिफ्रेशर कोर्स यानी कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए, या वर्क गाइड, किससे उसका एक निश्चित समय के बाद, अगर मान लीजिए आप लाइब्रेरियन बन रहे हो और आपका कुछ समय बाद मैं मूल्यांकन करने जा रही हूँ, तो वो कैसे करूँगी मूल्यांकन में आपका, ये बताइए। आपको बदल बदल के कि क्लासिफिकेशन दे दिया, अब कैटलॉगिंग दे दिया, अब मैनेजमेंट यूनिट में लगा दिया, अब रेफरेंस में लगा दिया, या आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल, आप किस प्रकार से काम कर रहे हो, आप जिसके अंडर में काम कर रहे हो उससे आपकी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट, आपकी काम करने की जो परफॉर्मेंस है, क्षमता है, उसकी रिपोर्ट लेकर, या आपको हमने दे दिया है रिफ्रेशर कोर्स। रिफ्रेशर कोर्स क्या होता है कि एक जब आप नए आए हो तो हमने आपको पूरे काम की एक ट्रेनिंग दी है, या हमने आपका गाइड, आपको वर्क गाइड प्रोवाइड कर दिए, कैसे हम करेंगे बताइए बच्चों फटाफट। मैं आपके कमेंट्स देख रही हूँ। आप ये क्लास भी नहीं छोड़ेंगे ना, मैं आपको वादा करती हूँ ये क्लास भी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, वेद प्रकाश, महेंद्र, आस्था। बिल्कुल मेरा ऐप है आस्था, आप 9352411902 पे कांटेक्ट करके ले सकते हो ऐप का लिंक। 9352411902 पे कांटेक्ट करें आप, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रोजल, मधु गोपू ने भी सही जवाब दिया है। द राइट आंसर इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ये हो गया आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज ए प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्वायर न्यू स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस ऑन अ कंटिन्यूइंग बेसिस। एक 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 क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है कि जितने भी नए व्यक्ति आ रहे हैं, जितने भी नए व्यक्ति आ रहे हैं उन नए व्यक्तियों को
लगातार एक सतत आधार पर नए कौशल और क्षमता हासिल करने के लिए एक प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया है जो कर्मचारियों को लगातार नई कौशल और क्षमता हासिल करने में मदद करेगा, नया कौशल और क्षमता हासिल करने में? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, TQM, मतलब ये कह रहे हैं TQM करेगा या MIS करेगा, TQM करेगा या MIS करेगा, या आपका फाइनेंशियल रिसोर्स डेवलपमेंट या HRM, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। फाइनेंशियल मतलब कि वित्त का जो भी प्रावधान है उसको डेवलप करना, या ह्यूमन रिसोर्स, जितने भी ह्यूमन है उनको डेवलप करना। क्या है जो व्यक्ति को आप काम करने गए हो, आप एक नए लाइब्रेरियन के रूप में नियुक्त हुए हो, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किस पर ध्यान देता है? पूरी क्वालिटी मेंटेन करनी हमें किसी भी तरीके से। क्वालिटी तो प्रोडक्ट से रिलेटेड है ना? क्वालिटी इज रिलेटेड विथ प्रोडक्ट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की हम बात करें तो क्वालिटी तो रिलेटेड है प्रोडक्ट से, कर्मचारियों से रिलेटेड नहीं है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ये भी प्रबंध की एक प्रक्रिया है जो सूचनाओं को मैनेज करने से संबंधित है। फाइनेंशियल रिसोर्स ये पैसे को मैनेज करेगी। ये किसको मैनेज कर रही है? प्रोडक्ट को। ये मैनेज किसको कर रही है? प्रोडक्ट को। ये किसको मैनेज कर रही है? इंफॉर्मेशन को। ये किसको मैनेज कर रही है? पैसे को। तो कौन सा है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRM। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत हम क्या करते हैं? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके, बच्चे कह रहे हैं TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। बताइए, गलत बता रहे हो बच्चों? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द राइट आंसर। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पहले ही बता दिया था, आंसर बाद में देखा है। आंसर होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये तो आपके प्रोडक्ट या क्वालिटी को मैनेज कर रहा है, दिख रहा है, क्वालिटी को मैनेज कर रहा है, इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहा है, फाइनेंस को मैनेज कर रहा है, ह्यूमन को मैनेज कर रहा है। और हम बात कर रहे हैं ह्यूमन की, हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉइज की। तो राइट आंसर होगा डी। सो द राइट आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। पुस्तकालय के वार्षिक प्रतिवेदन यानी एनुअल रिपोर्ट जो लाइब्रेरी की होती है उसके 2 पार्ट होते हैं। कौन से होते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी प्राथमिक और द्वितीयक। एनालिटिकल एंड सिस्टमैटिक, यानी कि विश्लेषिक और व्यवस्थित। अपर एंड लोअर, यानी ऊपर और नीचे। डिस्क्रिप्टिव एंड स्टैटिस्टिकल, यानी विवरणात्मक और सांख्यिकीयात्मक। फटाफट बताइए बच्चों, जो रिपोर्ट होती है इसके 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं? फटाफट बताइए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। स्टूडेंट्स जितने बच्चे लाइव हैं उससे डबल लाइव होंगे तो आपको भी पता लगेगा और हमें भी एक मोटिवेशन मिलती है। बिल्कुल सही है, महेंद्र पटेल ने, मोहन सिंह, सब लोगों ने सही जवाब दिया है। द राइट आंसर इज डी। अगर आप किसी लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन बनते हो तो रिपोर्ट 2 प्रकार से बनाओगे, विवरणात्मक और सांख्यिकीय। विवरणात्मक बनेगी रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट क्या बनेगी? सांख्यिकीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द ग्रुप 2 एंटिटीज कंसिस्ट ऑफ। ये ग्रुप 2 की बात की जा रही है, ये FRBR की बात की जा रही है। तो ग्रुप 2 एंटिटीज कंसिस्ट ऑफ। FRBR में जो समूह 2 है वो किन संस्थाओं से मिलकर बनता है? पर्सन एंड कॉर्पोरेट बॉडी, वर्क एंड एक्सप्रेशन, कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्ट, इवेंट एंड प्लेस। फटाफट बताइए बच्चों, इवेंट एंड प्लेस।
वर्क एक्सप्रेशन। देखिए बच्चों, अब मेरी बात सुनिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है केरला में और इसमें इसको आंसर को गलत बताया। इन्होंने क्या कहा है, जो आपका FRBR कॉन्सेप्ट है, FRBR, अब ध्यान से लिख लीजिए, FRBR में 3 ग्रुप हैं। पहला है ग्रुप 1। ग्रुप 1 में क्या है, वर्क। ग्रुप 1 में क्या है बच्चों, वर्क एक्सप्रेशन, एंटिटीज और वर्क एक्सप्रेशन एंटिटीज, FRBR। ठीक है, FRBR, वर्क एक्सप्रेशंस, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम। FRBR में पहला जो है वर्क एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम। ठीक है, ये 4 हैं आपके FRBR में ग्रुप 1 में। ग्रुप 2 में क्या है, ग्रुप 2 में है पर्सन एंड कॉर्पोरेट बॉडी। इसको फैमिली एंड कॉर्पोरेट बॉडी भी कहते हैं। फैमिली एंड कॉर्पोरेट बॉडी, फैमिली एंड कॉर्पोरेट बॉडी। और ग्रुप 3 डिपेंड करता है कि ग्रुप 1 आपने कहाँ से चुना है। ठीक है, ग्रुप 3 है वो डिपेंड्स अपॉन ग्रुप 1 और 2, डिपेंड्स अपॉन ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो यहाँ पर अगर हम ये बात कर रहे हैं समूह 2 संस्थाओं से मिलकर बना है, तो वर्क एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टो एंड आइटम, मतलब पूरा नहीं है ना, वर्क एंड एक्सप्रेशन से थोड़ी है। समूह 2 एंड द ग्रुप 2 एंटिटीज कंसिस्ट ऑफ फैमिली एंड कॉर्पोरेट बॉडी, मतलब पर्सन एंड कॉर्पोरेट बॉडी, या वर्क एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टो एंड आइटम। तो यहाँ पर अगर हम FRBR की द ग्रुप 2 एंटिटीज कंसिस्ट ऑफ FRBR, अगर यहाँ पर आता है FRBR की ग्रुप 2 किससे बनी है, तो आंसर आएगा पर्सन एंड कॉर्पोरेट बॉडी। अगर आता है ग्रुप 1 एंटिटीज, ग्रुप 2 एंटिटीज आ रहा है, तो मतलब ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, वहां पर उन्हें लिखना चाहिए था। सो दैट्स वाई इसका आंसर, अगर हम कहते हैं द ग्रुप 2 एंटिटीज कंसिस्ट ऑफ FRBR, तो ग्रुप 1 में है वर्क एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम। यानी FRBR में कुल कितने ग्रुप हैं, कुल ग्रुप हैं इसमें 3, और 3 ग्रुप में पहला ग्रुप वर्क एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम, दूसरा है फैमिली एंड कॉर्पोरेट बॉडी यानी पर्सन एंड कॉर्पोरेट बॉडी। इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड क्या है? टाइटल का कैटलॉग है, ऑथर का कैटलॉग है, सब्जेक्ट का कैटलॉग है, या डिक्शनरी का कैटलॉग है? नोट डाउन कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी गुड, पंकज सिंह ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। नेट अपेयरिंग वाले अलाउड, अगर आपका एग्ज़ाम डेट तक नेट का रिजल्ट आ जाता है देन यू अलाउड, और वरना नहीं हो आप अलाउड। बिल्कुल सही जवाब है। जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है इसका मतलब है ही क्या? क्लासिफाइड का मतलब है क्लास नंबर, और क्लास नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? सब्जेक्ट को। क्लास नंबर रिप्रेजेंट करता है सब्जेक्ट को, सो द राइट आंसर इज सी। ठीक है, ये टाइटल कैटलॉग है। ये कौन सा कैटलॉग होगा? डिक्शनरी कैटलॉग। टाइटल कैटलॉग है, ये डिक्शनरी कैटलॉग है। इसी प्रकार अगर हम बात करें ऑथर कैटलॉग, वो भी डिक्शनरी कैटलॉग है। अगर हम बात करें डिक्शनरी कैटलॉग, वो डिक्शनरी कैटलॉग है ही।
तो सब्जेक्ट कैटलॉग यानी कि सही जवाब है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारा जो लाइब्रेरियन का सेकंड और थर्ड ग्रेड है, जिस प्रकार हमने कॉलेज लाइब्रेरियन का एमसीक्यू बैच रन किया है, उसी प्रकार आप एप्लीकेशन में जाकर आप देखिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया है। हमारा जो सेकंड और थर्ड ग्रेड है उसका भी हमने एमसीक्यू वीडियो बैच चालू किया है। एमसीक्यू वीडियो बैच हमने रन किया है इसका भी, और इसका प्राइस जो है वो मात्र 699 है, जिसमें 5000 से, जिसमें हम यूनिट वाइज क्वेश्चंस देंगे 4000 चारों यूनिट के। जो सेकंड और थर्ड ग्रेड का है इसका प्राइस है 699, और इसमें सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे, टॉपिक वाइज वीडियो होंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज वीडियो होगा, और 5000 क्वेश्चंस की आपकी एमसीक्यू वाली टेस्ट सीरीज भी होगी इसी के साथ। तो जो बच्चों की तैयारी हो चुकी है और वो केवल और केवल तैयारी को आंकना चाहते हैं, नापना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट है VCLIS क्लासेस हमारा एप्लीकेशन है, वहाँ जाकर आप ढूंढ सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट है हमारा RDA में कौन सा, विच RDA अपेंडिक्स, कौन सा परिशिष्ट RDA को मार्क 21 में कन्वर्ट करता है। RDA है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। RDA का फुल फॉर्म है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। अब इसमें ये रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस है, ठीक है, ये क्या है, दिस वन इज AACR2 का एडवांस वर्जन, मतलब जो हम एंट्रीज कर रहे थे उसका एडवांस वर्जन है। AACR2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स जो कि 1978 में आया था, उसका एडवांस वर्जन RDA है। अब RDA को मार्क 21, RDA में किसका यूज़ किया जाता है, मार्क 21 का। मार्क 21 में कौन सा अपेंडिक्स यूज़ करता है, अपेंडिक्स A, D, H या L। ये मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन याद नहीं होगा। वेरी गुड वेरी गुड, फटाफट बताइए। दो 2010 में आया RDA, बिल्कुल। रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस है, ये 2010 में आया है, ये भी बिल्कुल सही बताया आपने। AACR2 1978 में आया। AACR2 का संशोधन, AACR2 का संशोधन है, दैट इज कॉल्ड, कहलाता है RDA। हाँ बताइए कौन सा अपेंडिक्स है RDA में मार्क 21 को यूज किया जाता है। नहीं, अपेंडिक्स D इज द राइट आंसर। इसको याद कर लीजिए, क्योंकि मार्क 21 ने कई सारे अपेंडिक्स या परिशिष्ट का प्रावधान किया है, तो रिसोर्स को डिस्क्रिप्शन करने के लिए जो परिशिष्ट है दैट इज अपेंडिक्स D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ISBD आर फॉर्मुलेटेड एंड ब्रॉट आउट बाय। ISBD को किसके द्वारा तैयार किया गया है, यूनेस्को, ICSV, FID या IFLA, किसके द्वारा तैयार किया गया है। ICSU है ये, इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन। यूनेस्को है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। फटाफट बताइए। IFLA, डी बिल्कुल सही जवाब है। ISBD को तैयार किया गया है IFLA ने। कब तैयार किया, कब तैयार किया बच्चों IFLA ने। वेरी गुड बलराम कुमावत, डी ऑप्शन 1971। IFLA में IFLA की स्थापना कह रहे हो क्या 1971। ISBD है 1971 में, IFLA की स्थापना 1971 में नहीं, वो तो खैर आप बोल भी नहीं रहे हो।
ISBD 1971 में। इफ्ला की स्थापना कब हुई है? कब हुई है? वेरी गुड, वेरी गुड। इफ्ला एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1976 में जोड़ा गया था इंस्टीट्यूशन शब्द। ठीक है, तो मैं ये पूछ रही हूं कि इसकी स्थापना कब हुई है? इंस्टीट्यूशन शब्द जोड़ा 1976 में, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि इसकी स्थापना कब हुई है? 27 में स्टैब्लिश, बिल्कुल सही जवाब। 1927 में इसकी स्थापना हुई, स्टैब्लिश। और FID तो आपको पता है, कई नाम बदले इसके FID के। यूनेस्को 1946 में स्टैब्लिश हुआ ही है। सब्जेक्ट, हेडिंग, लिस्ट एंड थिजारी आर टू पार्ट ऑफ इंडेक्सिंग लैंग्वेज। विषय, शीर्षक, सूची और कोश दो प्रकार की अनुक्रमणीकरण भाषाएं हैं। किसकी? फ्री इंडेक्सिंग लैंग्वेज की, कंट्रोल इंडेक्सिंग लैंग्वेज की, नेचुरल इंडेक्सिंग लैंग्वेज की, या उपरोक्त सभी की? फटाफट बताइए। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने ना केवल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बल्कि कॉलेज लाइब्रेरियन का GK का पूरा कोर्स भी लॉन्च किया है। आप हमारी VCLIS क्लासेस, हमारा नया ऐप हमने किया है अभी स्टार्ट, VCLIS क्लासेस, प्ले स्टोर से जाकर या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक को देखिएगा, तो वहाँ पर आपको GK भी है। जो हम MCQs आपको लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के वीडियो MCQ करा रहे हैं, वैसे ही टॉपिक वाइज MCQ आपके GK के भी कराए जाएंगे। ठीक है, तो जनरल नॉलेज का भी होगा, तो आप लोग वो एक बार ज़रूर से विजिट करिए हमारे नए एप्लीकेशन को, जिससे कि आपको कोर्सेज की जानकारी हो जाए। बी बिल्कुल सही है। इंडेक्सिंग लैंग्वेज का मतलब भी होता है कंट्रोल्ड वोकेबलरी। सब्जेक्ट, हेडिंग, लिस्ट एंड थिजारिस आर टू टाइप ऑफ कंट्रोल्ड इंडेक्सिंग लैंग्वेज। नियंत्रित अनुक्रमणीकरण भाषाएं हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में हम आ गए हैं। हु इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ पॉप्सी इन इंडिया? पॉप्सी है, क्या नाम है? पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटम सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। फुल फॉर्म है पॉप्सी का पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। पोस्टुलेट बेस्ड permutate subject indexing। हाँ, अब मुझे ये बताइए कि कौन है व्यक्ति जिन्होंने बनाया है? ऐसा रंगनाथन। ऐसा रंगनाथन की तो चेन इंडेक्सिंग है, ऐसा रंगनाथन की तो चेन इंडेक्सिंग है। ए नील मेघन की तो मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, और जी भट्टाचार्य ने तो क्या बनाई है? बिल्कुल सही जवाब है पॉप्सी है, वो जी भट्टाचार्य ने बनाई है पॉप्सी। राइट आंसर है हमारा सी। सी इज द आंसर। सी हमारा है वो आंसर है, और ये बनाई है जी भट्टाचार्य ने 1964 में। के शर्मा की तो कोई डिक्शनरी है, ठीक है ना, जे शर्मा है बल्कि, वो 1964 में बनाई है जी भट्टाचार्य ने। और प्रेसीज है वो बनी है 1974 या 71 में बनी थी, और प्लेटफॉर्म में एक्चुअल में आई थी, वो आई थी 1974 में। तो प्रेसीज है प्रिजर्व कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम। प्रिजर्व, प्री का मतलब है प्रिजर्व कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम। प्रिजर्व कॉन्टेक्स्ट किससे बनाई है?
इंडेक्सिंग सिस्टम, ये किसने बनाई है बच्चों? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10। किसका नाम साइटेशन इंडेक्सिंग से संबंधित है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। रंगनाथन, शेफर्ड, एचपी लुहान या डेरिक ऑस्टिन? किसका नाम साइटेशन इंडेक्सिंग से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 10। वेरी गुड, वेरी गुड। डेरिक ऑस्टिन की, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। डेरिक ऑस्टिन की है प्रेसिस 1971। अब मैं पूछ रही हूँ साइटेशन इंडेक्सिंग का में किसका नाम जुड़ा हुआ है? साइटेशन इंडेक्सिंग में किसका नाम जुड़ा हुआ है? रंगनाथन तो चेन इंडेक्सिंग। एचपी लुहान की क्या है? एचपी लुहान की कौन सी इंडेक्सिंग सिस्टम है? डेरिक ऑस्टिन। फटाफट बताइए बच्चों। साइटेशन इंडेक्सिंग एचपी लुहान की नहीं है, बिल्कुल गलत बता रहे हो। आंसर तो है शेफर्ड। आंसर है, सही जवाब है बी, रंगनाथन तो चेन इंडेक्सिंग। और चेन इंडेक्सिंग तो आई है 1938 में। रंगनाथन की चेन इंडेक्सिंग और वो आई है 1938 में। शेफर्ड की साइटेशन इंडेक्सिंग, ठीक है। शेफर्ड की साइटेशन इंडेक्सिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइटेशन इंडेक्स? मान लीजिए रंगनाथन जी ने कोई आर्टिकल लिखा है। मान लीजिए रंगनाथन जी ने क्या लिखा है? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। रंगनाथन जी ने बुक लिखी है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। उन्होंने कौन सी बुक लिखी? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। उसके बाद उस पर अली रोजा नरोजी हैं या जिस भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो जिम थॉमसन हो, 5 लॉज पर कोई भी नया विकल्प लिखा जाएगा तो वो किसको साइड करेंगे? वो साइड करेंगे रंगनाथन को। तो रंगनाथन जी कौन हो गए? रंगनाथन जी हो गए साइटेड ऑथर। कौन हो गए? साइटेड ऑथर। किसको साइड किया हमने? क्योंकि रंगनाथन जी से लिखा, तो रंगनाथन जी क्या हो गए? साइटेड ऑथर। और अली रोजा नरोजी जिन्होंने की साइटेशन लिखा है, अली रेजा नरोजी या जिम थॉमसन या वेट कॉफरेट, अली रेजा नरोजी जिन्होंने की 5 लॉज को वेब पर काम लिया था, वो कौन से ऑथर हो गए? वो हो गए साइटिंग ऑथर। साइटिंग ऑथर। देखिए बच्चों, साइटेड मतलब जिसको साइट किया रंगनाथन को, और किसने किया? अली रेजा नरोजी ने, तो वो हो गए साइटिंग ऑथर। तो ये शेफर्ड हैं, इनकी है साइटेशन इंडेक्सिंग। और साइटेशन इंडेक्सिंग वर्ड को किसने बनाया था? साइटेशन इंडेक्सिंग वर्ड को किसने बनाया था? यूजिन गारफील्ड के द्वारा ये वर्ड बनाया गया था। ये वर्ड साइटेशन इंडेक्स बनाया था यूजिन गारफील्ड ने। इंडेक्सिंग टेक्निक नहीं बनाई, शब्द बनाया था यूजिन गारफील्ड ने। यूजिन गारफील्ड के द्वारा ये शब्द बनाया गया था साइटेशन इंडेक्सिंग, ठीक है। अब उसके बाद में गारफील्ड ने शब्द बनाया बेटा, सिर्फ शब्द बनाया है साइटेशन इंडेक्सिंग। अब अगर हम बात करते हैं एचपी लुहान की, एचपी लुहान की कौन सी पद्धति है? कौन सी इंडेक्सिंग बनाई है उन्होंने? एचपी लुहान जिन्होंने एसडीआई बनाई है, सेलेक्टेड डिसेमिनेशन। डेरिक ऑस्टिन तो आपने बताई दिया कि डेरिक ऑस्टिन की है प्रेसिस। लुहान की बताइए कौन सी इंडेक्सिंग सिस्टम है? लुहान का इंडेक्सिंग सिस्टम कौन सा है बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड। एचपी लुहान का इंडेक्सिंग सिस्टम कौन सा है?
KWIC कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, KWIC कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट है, वो है HP लोहान की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा DLIS और BLIS के लिए बच्चे परेशान हो रहे हैं। डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो एप्लीकेशन पर मात्र 499 में आपका डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स उपलब्ध है और 750 रुपीज़ में बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की प्रैक्टिकल जो क्लासेस है वो उपलब्ध है। आप कम से कम एक बार मेरे कहने से हमारा नया एप्लीकेशन जो है VCLIS क्लासेस ज़रूर से विज़िट करें, क्योंकि हमने कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ उसको शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेसिज में प्रविष्टियां किस प्रारूप में उत्पन्न होती है? प्रिजर्व कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम में 2 लाइन 3 पार्ट्स, मतलब 2 लाइन में आएगी और 3 पार्ट होंगे, 3 लाइन में होगी 2 पार्ट होंगे, 1 लाइन में होगी 3 पार्ट होंगे, या 3 लाइन 3 पार्ट्स? फटाफट बताइए बच्चों। प्रेसिज में प्रविष्टियां किस प्रारूप में उत्पन्न होगी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्रेसिज में एंट्री किस प्रारूप में उत्पन्न होगी? आंसर आएगा आपका 2 लाइन और 3 पार्ट में। जो प्रेसिज में एंट्रीज आती है वो आती है 2 लाइन एंड 3 पार्ट। एंट्रीज आर इन प्रेसिज 2 लाइन एंड 3 पार्ट। किस प्रकार से होगा? इसके अंतर्गत जो फाइलिंग या एंट्रीज को जब हम बनाते हैं तो इसके अंतर्गत जो भी एंट्रीज बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी? 2 लाइन में बनेगी और 3 पार्ट होंगे उसके। 2 लाइन के अंतर्गत किसी भी चीज़ की, अगर आप मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि भारत में लाइब्रेरीज में व्यक्तियों की नियुक्ति, भारत में लाइब्रेरीज में व्यक्तियों की नियुक्ति, ठीक है, या भारत में लाइब्रेरीज में व्यक्तियों का प्रशिक्षण। तो भारत में लाइब्रेरीज में व्यक्तियों की नियुक्ति और व्यक्तियों का प्रशिक्षण, ये पूरा का पूरा एंट्री एलिमेंट होता है। ये आपको मैं किसी दूसरे वीडियो में समझा दूंगी बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्टिंग्विश क्लास ऑफ डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा? निम्नलिखित में से कौन सा वर्णनात्मक मेटाडेटा का विशिष्ट नहीं है? कौन सा वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा का पार्ट नहीं है? डिस्क्रिप्शन नहीं होता उसमें, क्लासिफिकेशन नहीं होता, सब्जेक्ट एनालिसिस नहीं होता, या स्टोरिंग एंड प्रिजर्वेशन नहीं होता है? फटाफट बताइए बच्चों। डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा में कौन सा पार्ट नहीं होता है? डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा में कौन सा पार्ट नहीं होता है? डिस्क्रिप्शन तो होगा, क्लासिफिकेशन भी होगा, सब्जेक्ट का एनालिसिस भी होगा। डिस्क्रिप्शन तो होगा, क्लासिफिकेशन भी होगा, सब्जेक्ट का एनालिसिस भी होगा। मेटा डेटा क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा। स्टोरिंग एंड प्रिजर्वेशन नहीं होगा। देखिए मेटा डेटा का मतलब क्या? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्टिंग्विशिंग क्लास ऑफ डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा। अब देखिए मैं इसको सरल तरीके से बताती हूँ। मेटा डेटा क्या है? डेटा अबाउट डेटा। मेटा डेटा होता है डेटा अबाउट डेटा, ठीक है, डेटा अबाउट डेटा। डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। डेटा अबाउट डेटा जैसे 5 लॉज क्या है? एक डेटा है। 5 लॉज क्या है? एक डेटा है। अब 5 लॉज का ऑथर है, 5 लॉज का टाइटल है, 5 लॉज का पब्लिशर है, ऑथर है, टाइटल है, उसका पब्लिशर है, ठीक है, उसका प्रिंटर है, या उसका को ऑथर है, या उसका एडिटर है। ये क्या है? डेटा अबाउट डेटा। डिस्क्रिप्शन है, क्लासिफिकेशन है, 5 लॉज का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज ऑल्सो मेटा डेटा। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? क्लासिफाइड पार्ट हो गया। डिस्क्रिप्शन में ऑथर, को ऑथर, टाइटल, सब्जेक्ट का एनालिसिस भी होगा,
लेकिन स्टोरिंग एंड प्रिजर्वेशन नहीं होगा। मेटा डेटा का मतलब ये नहीं है कि वो कोई स्टोर या प्रिजर्व डेटा, वो कंसोर्टिया है। कंसोर्टिया में आपका स्टोरिंग एंड प्रिजर्वेशन होगा। सो दैट्स व्हाई द राइट आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, डबलिन कोर मेटा डेटा में कौन कौन से इनिशिएटिव विच आर क्लासेस इन डबलिन कोर मेटा डेटा इनिशिएटिव, कौन कौन सी क्लासेस है? कोर एट्रीब्यूट्स ऑफ रिसोर्सेज, वेज ऑफ ग्रुपिंग रिसोर्सेज दैट हैव प्रॉपर्टीज इन कॉमन, रूल्स दैट गवर्न हाउ टू इंफॉर्मेशन इन सर्टेन प्रॉपर्टीज इज स्ट्रक्चर, वोकेबुलरी यूज टू स्ट्रक्चर द इंफॉर्मेशन इन प्रॉपर्टीज। फटाफट बताइए, डबलिन कोर मेटा डेटा में कौन कौन सी क्लासेस होती हैं? बी आंसर। विनीता बोलो, क्या कहना चाह रही हो आप? वेज ऑफ ग्रुपिंग रिसोर्सेज दैट हैव प्रॉपर्टीज इन कॉमन। देखिए, कोर एट्रीब्यूट्स ऑफ रिसोर्सेज, रूल्स एंड गवर्नर, हाउ द इंफॉर्मेशन, एट्रीब्यूट्स तो होते ही हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है, कौन कौन सी क्लासेस है। तो क्लासेस के अंतर्गत वेज ऑफ ग्रुपिंग रिसोर्सेज, हम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको किस प्रकार से ग्रुप में व्यवस्थित कर सकते हैं। सो द राइट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डबलिन कोर मेटा डेटा तत्व सेट को विकसित करने के लिए किस संगठन ने 1995 में एक कार्यशाला आयोजित की थी? विच ऑर्गेनाइजेशन होस्टेड ए वर्कशॉप इन 1995 टू डबलिन कोर मेटा डेटा एलिमेंट सेट? ऑनलाइन कंप्यूटर यानी OCLC, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, या ALA, या IFLA, या इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। एंड 2 बार आ गया इफला 2 बार नहीं आएगा। इफला की जगह यूनेस्को कर लो आप, इसमें इसकी जगह कर लो आप यूनेस्को। डी ऑप्शन को फटाफट बताइए बच्चों, क्या सही जवाब होगा? 1995 में किसने कार्यशाला आयोजित की थी, ये याद है तभी दे पाओगे। ए बिल्कुल सही, किरण जहांगीर ने सही जवाब दिया है। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर के द्वारा आयोजित की गई थी ये सेमिनार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट को CCF को 1984 में किसके द्वारा विकसित किया गया है? कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट को 1984 में किसके द्वारा डिज़ाइन और प्रकाशित किया गया? बहुत इजी क्वेश्चन है। ALA, IFLA, यूनेस्को या FID? क्वेश्चन नंबर 15, CCF is designed by व्हाट्सएप नंबर इज ऑलरेडी गिवन। आपकी इस PPT में भी सारी में व्हाट्सएप नंबर जगह जगह दिए गए हैं। आप इसको क्लास को भी खोल के देखोगे। सी बिल्कुल सही जवाब है, यूनेस्को के द्वारा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट है, 1984 में ये यूनेस्को के द्वारा किया गया था। कोपेनहेगन में एक सेमिनार हुई, उसके बाद ये बना था। इसी प्रकार हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन राजस्थान लाइब्रेरियन GK और एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक लाइव और रिकॉर्डेड बैच चल रहा है, जिसमें 5000 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज फ्री है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस मेरे द्वारा कराया जा रहा है, और जो साइकोलॉजी है वो डॉक्टर लोकेश शर्मा पढ़ाएंगे, और GK संकल्प कोचिंग गंगानगर की टीम पढ़ाएगी, जो हमारे एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। सारी क्लासेस आपको वहाँ की लाइव और रिकॉर्डेड सब हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। फिर से मैं आपको बोलूँगी कि आप विनीता चौहान LIS क्लासेस को एक बार ज़रूर से विजिट करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर स्पेसिफाइड बाय ISO 2709 फॉर द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स? ISO 2709 का क्या स्ट्रक्चर है? लीडर, डायरेक्टरी, कंट्रोल फीड या वेरिएबल फीड्स?
लेबल डायरेक्टरी, डेटा फील्ड्स, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट एक्सेस, फाइल स्ट्रक्चर, रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शन, रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन और रिकॉर्ड एक्सेस। क्या है फटाफट बताइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 1978 में, बिल्कुल किरण जांगीड़, एक्सेलेंट। कोपेनहेगन में एक सेमिनार आयोजित की थी जिसके परिणाम स्वरूप 1984 में पहला एडिशन, 88 में दूसरा एडिशन और 1992 में तीसरा एडिशन आया। किसका? सीसीएफ की बात कर रहे हैं हम, सीसीएफ के एडिशन की। हाँ, तो आंसर क्या आएगा? लीडर डायरेक्टरी कंट्रोल या लेबल डायरेक्टरी डेटा फील्ड्स, क्या आएगा फटाफट बताइए। बी, बिल्कुल सुमन ने सही जवाब दिया है। ये राइट आंसर के अंतर्गत लीडर डायरेक्टरी कंट्रोल फील्ड वेरिएबल फील्ड्स नहीं, ISO 2709 के अंतर्गत लेबल है, डायरेक्टरी है, डेटा फील्ड्स एंड रिकॉर्ड स्ट्रक्चर। इस पर भी एक अच्छा खासा लंबा मोटा लेक्चर बन सकता है। स्टैंडर्ड हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of the three subject access system are included in US मार्क रिकॉर्ड फॉर्मेट? US मार्क के रिकॉर्ड फॉर्मेट में 3 विषय एक्सेस सिस्टम कौन कौन से हैं? डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, थिजारोफ एसिड, DDC, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, प्रेसीज, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। हम ये देख रहे हैं कि यूएस मार्क यानी यूनाइटेड स्टेट्स का मशीन रीडेबल कैटलॉग है, उसके अंतर्गत सब्जेक्ट हेडिंग कैसे कौन कौन से लिए जा सकते हैं, कौन कौन सी स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट है, फटाफट बताइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। नहीं, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग नहीं है। ए इज द राइट आंसर। आपने बहुत सही बोला मन खुश, बस आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग नहीं है। यहाँ पर आएगी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की क्लासिफिकेशन स्कीम ली है, सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट नहीं ली है, और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की ही सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट भी ली है। शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग क्यों नहीं ली है? यूएस मार्क के अंतर्गत आपको पता है शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग छोटी लाइब्रेरीज के लिए अलग से बनी हुई एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन भी एक क्या है? एक इंडेक्सिंग या एक विषय शीर्षक लिस्ट ही है, बने बनाए विषय शीर्षक और उनके 1000 नंबर। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस बने बनाए विषय शीर्षक और 31,000 उसके विषय दिए गए, और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग में विषयों का स्टैंडर्ड दिया है। सो द राइट आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18। इन रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस द टर्म हेडिंग इज रिप्लेस्ड बाय टर्म। RDA के अंतर्गत जो एंट्री बनती है उसमें एक हेडिंग सेक्शन भी था, उसको रिप्लेस कर दिया है हेडिंग। मतलब देखिए RDA क्या है? रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस AACR2। तो AACR2 में जो हेडिंग सेक्शन था वो RDA में किस नाम से हो गया है? वो RDA में क्या कहलाता है? एडेड एंट्रीज कहलाता है, एक्सेस पॉइंट कहलाता है, मेन एंट्री कहलाता है, या प्राइमरी एक्सेस पॉइंट? बहुत इजी क्वेश्चन है। RDA में हेडिंग सेक्शन का नाम बदल दिया है। जो AACR2 में हेडिंग सेक्शन था, वेरी गुड, एक्सेस पॉइंट। किसने जवाब दिया है? वेरी गुड, पंकज सिंह ने जवाब दिया है, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। एक्सेस पॉइंट कहलाता है, इट इज कॉल्ड एक्सेस पॉइंट। जो हेडिंग सेक्शन था हमारे, उसमें पहला नंबर था कॉल नंबर सेक्शन और दूसरा था हेडिंग सेक्शन। तो जो हेडिंग सेक्शन है, लीडिंग की जगह तो कॉल नंबर था AACR2 में, दूसरा हेडिंग सेक्शन था, वो अभी हो गया है एक्सेस पॉइंट RDA में। मेन एंट्री और उससे कोई मतलब नहीं है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में है, हाउ मैनी एरियाज आर देयर इन ए बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन compiled in accordance with AACR2 and ISBD।
AACR2 और ISBD के अनुसार कितने जो एरियाज हैं, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन एरिया कितने हैं? अब ये कह रहा है AACR2 के कितने भाग हैं। सरल भाषा में इसको समझोगे तो AACR2 के कितने भाग हैं, कितने एंट्री एलिमेंट है, बताइए। 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं या 8 हैं? सब जानते हो आप, 5, 6, 7 या 8। क्वेश्चन की भाषा बदली है बट क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ वही है। बिल्कुल डी, किरण जहांगीर, पंकज, बिल्कुल 8 एरियाज हैं, 8 एरियाज में बांटी है। कई बार मैं बता चुकी हूँ AACR2 के 8 भाग। 4 कंपोनेंट्स ऑफ द मार्क फॉर्मेट, मार्क फॉर्मेट के 4 कंपोनेंट्स हैं। जैसे AACR2 में 8 है, वैसे मार्क मशीन रीडेबल फॉर्मेट में 4 हैं। कौन से हैं? लीडर, डायरेक्टरी, कंट्रोल फील्ड, वेरिएबल फील्ड, कंट्रोल नंबर, हेडिंग, एक्सेस पॉइंट या सब्जेक्ट आइडेंटिफायर, लेबल, डायरेक्टरी, डेटा फील्ड, रिकॉर्ड सेपरेटर, लीडर, डायरेक्टरी, फील्ड स्ट्रक्चर और बिब्लियोग्राफिक एलिमेंट। क्या है बताइए बच्चों? क्वेश्चन नंबर 20। 6:30 बजे से स्टार्ट होती है लाइव क्लास। विनीता राव, आप पुरानी वो जाकर देखिए बेटा, 6:30 बजे शुरू हो जाती है। सतीश मीणा, आपकी क्लास के लिए आप 9352411902 93 524 11 902 पे कॉल करो और मैं भी मैम को बोलूँगी। अभी लिखा हुआ है, देखो नंबर आ रहा है नीचे, 9352411902। सी सही जवाब बता रहे हैं बच्चे, लीडर, डायरेक्टरी, डेटा फील्ड और गलत बता रहे हो। ए सही जवाब है, लीडर, डायरेक्टरी, कंट्रोल फील्ड और वेरिएबल फील्ड्स। नोट कर लीजिए, लीडर, डायरेक्टरी, कंट्रोल फील्ड एंड वेरिएबल फील्ड इज द राइट आंसर। 4 कंपोनेंट्स ऑफ द मार्क फॉर्मेट। चलिए नेक्स्ट है आपका, ये फिर से मैं बता रही हूँ कि हमारा कॉम्बो कोर्स जो जीके वगैरह सब कुछ है, जिसमें एजुकेशन, साइकोलॉजी, जीके, वो कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है। चलिए नेक्स्ट है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द फील्ड इन्यूमरेटर्स ऑफ मार्क फॉर्मेट दैट डिफाइंस द डेटा कंटेंट ऑफ ईच फील्ड। मार्क फॉर्मेट के फील्ड गणनाकारों में कितने अंक हैं जो प्रत्येक डेटा की डेटा सामग्री को परिभाषित करते हैं? जैसे FRBR में थी ना एंट्री एलिमेंट, उसी प्रकार ये मार्क फील्ड के पूछ रहे हैं। 2 डिजिट के नंबर हैं, 3 डिजिट के नंबर हैं, 4 डिजिट के नंबर हैं या 5 डिजिट के नंबर हैं? वेरी गुड बलराम, बहुत ही बढ़िया। आई एम हैप्पी टू सी यू ऑल। सी 4 डिजिट नंबर नहीं होता है। देखिए फिर से, मार्क में कितने डिजिट भाई? 4 डिजिट नंबर। हम डिजिट की एंट्री एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ये मार्क भी पढ़ाना पड़ा हुआ है, मैंने कराया हुआ है मार्क से रिलेटेड एंट्री आपको। सही जवाब है 3 डिजिट। राइट आंसर इज 3 डिजिट नंबर। अब आप क्या करोगे? आज ही मार्क को इंटरनेट से पढ़ना, आज ही मार्क को देखना, और जो भी क्वेश्चन है, जिनके डाउट है, उनको सबको डिस्क्रिप्टिव रूप में पढ़ना, ठीक है? वरना मैं अभी मार्क पढ़ाऊंगी तो पूरी क्लास मार्क में ही निकल जाएगी हमारी। इन द मार्क फॉर्मेट द फील्ड 300, अब देखिए 300 के साथ साथ 0, 1, 0, 0, 2, 0 मैंने सब क्लासों में बताया। 100 नंबर किसके लिए है, 200 नंबर किसके लिए है, तो आप मुझे बताइए कि 300 नंबर है वो किसके लिए है मार्क फॉर्मेट में? फिजिकल डिस्क्रिप्शन के लिए, टाइटल के लिए, मेन एंट्री के लिए या पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? क्वेश्चन नंबर 22, फटाफट बताइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22। बिल्कुल सही जवाब। अब ये आपको याद है क्योंकि आपने ये याद किए हुए हैं। बाकी मार्क का पूरा 100% आपको पढ़ना है आज जाके। मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक ही एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है ना? मार्क से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एक जगह मैं ले आई हूँ। इसी प्रकार आपने देखा कि CCF के भी जितने क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं ले आई हूँ। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज स्पॉन्सर्ड बाय, भारत की नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को कौन स्पॉन्सर करता है? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी NME,
ICT, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग? NDL को कौन वो करता है? बहुत इजी क्वेश्चन है और मुझे लगता है इसका मेरे सारे बच्चे सही जवाब देंगे। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को कौन स्पॉन्सर करता है? इसको बिल्कुल सही है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको NMEICT, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन। ए इज द राइट आंसर। आप सबका भी सही जवाब है, NDL है, NDL इसको स्पॉन्सर करता है NME, नेशनल मिशन फॉर एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हमारे सिलेबस में नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोई लेना देना नहीं है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, an open-ended list of terms that have been generated in collaboration by members of a community to index information object available on the internet is called। इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना वस्तु को अनुक्रमित करने के लिए एक समुदाय के सदस्यों के सहयोग से तैयार की गई एक खुली सूची क्या कहलाती है? टेक्सोनॉमी, ऑन्टोलॉजी, ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग या फॉक्सोनॉमी? क्या कहलाती है ये? टेक्सोनॉमी, फॉक्सोनॉमी, ऑन्टोलॉजी तो इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट है। इंटरनेट पे जो सूचना उपलब्ध है और उसकी सूची तैयार की गई है, दैट इज वेरी गुड, वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर। बबीता कुमारी ने सबसे पहले सही जवाब दे दिया है, फॉक्सोनॉमी। और एक जवाब और भी सही आया है, पंकज सिंह ने भी बिल्कुल सही जवाब दे दिया था, फॉक्सोनॉमी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब RDA के पूरे क्वेश्चन ले आई हूँ मैं। RDF रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क इज डेवलप्ड बाय। रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क किसके द्वारा डेवलप किया गया है? IFLA, ALA, WWC, WWWC, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम या OCLC? बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। RDF किसके द्वारा विकसित किया गया है? RDF किसके द्वारा विकसित किया गया है? बिल्कुल सही जवाब डी तो नहीं है, RDF है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। इसको डेवलप किया है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। IFLA का है नहीं, ALA से रिलेटेड नहीं है, OCLC का भी नहीं है RDF, ठीक है, यूनेस्को भी नहीं है। तो RDF है इज डेवलप बाय WWWC यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के द्वारा रिसोर्स डिस्क्रिप्शन का फ्रेमवर्क। रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस एंड रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क बोथ आर वेरी मच इक्विवेलेंट। तो इसको जो डेवलप किया गया है वो किया गया है WWWC या WWW भी होता है कभी, या W3 भी लिखा होता है यहाँ पर, W3C इस तरीके से भी दिया होता है इसका नाम, W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो ये भी आंसर वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इज ऑल्सो राइट। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी, मैं फिर से आपके क्वेश्चन लेकर आती रहूँगी। इसी प्रकार ये कॉलेज लाइब्रेरियन आपको दिख रहा है, बट ये कॉलेज लाइब्रेरियन के साथ साथ आपका बाकी सारे एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चंस की PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइव रहिए और PDF आपको मैंने बताया कि आपको PDF मिल जाएगी हमारे YouTube चैनल, टेलीग्राम चैनल पर। और वीडियो से रिलेटेड आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको ऑलरेडी कई बार दे दिया है, 9352411902 पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद करें और पढ़ते रहें और जोड़िए और भी बच्चों को, जिससे कि ऐसे कुछ नए नए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में कहाँ से उठकर आ जाते हैं, बुक्स में नहीं हैं,
उसके लिए आप हमारे VCLIS क्लासेस जो एप्लीकेशन हमारा यूट्यूब चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये क्वेश्चन की जिम्मेदारी मैंने ली है। KVS के एग्ज़ाम के बाद मैंने ये एक लेसन था मेरे लिए कि KVS के एग्ज़ाम में जो बिल्कुल बेसिर पैर के क्वेश्चन आ गए वैसे क्वेश्चन बच्चे कहाँ से पढ़ें। बाकी तो बुक से पढ़ लेते हो, आप नोट से पढ़ लेते हो, बट KVS के बेसिर पैर जैसे एग्ज़ाम के क्वेश्चन कहाँ से पढ़ें। तो वो जिम्मेदारी मैंने आपको KVS के एग्ज़ाम के जस्ट बाद में बोल दिया था कि ये अब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ये क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी जो बुक में आपको कहीं नहीं मिल रहे। एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंट क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, वही क्वेश्चंस की श्रृंखला का संग्रह लेकर आज से मैंने स्टार्ट किए। सो थैंक यू फॉर आप यहाँ आए चैनल पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मैं। और आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद करें और पढ़ते रहें। इसी के साथ बाय स्टूडेंट्स।